दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका ज्ञान मंजरी में स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र। आज हम लोग बात करेंगे अपठित गद्यांश के बारे में। परीक्षा में अपठित गद्यांश आता है, उसके प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं और हम कई बार कई तरह की गलतियां करते हैं। तो जो विद्यार्थी स्वयं को बहुत ज़्यादा तेज समझते हैं उनसे भी गलतियां होती हैं, और जो विद्यार्थी ये समझते हैं कि वो कर ही नहीं पाएंगे, दोनों ही विद्यार्थी वीडियो देखें और ये देखें कि क्या कमी रह जाती है जिसके कारण अपठित गद्यांश में भी अंकों में कमी आ जाती है। तो आइए आज हम उन्हीं कारणों की खोज करेंगे और देखेंगे कि कैसे अपठित गद्यांश में पूरे अंक लाए जाएं। तो आइए चलते हैं। अपठित गद्यांश क्या होता है? अपठित गद्यांश, देखिए, गद्यांश गद्य का अंश, कोई पैराग्राफ होता है और वो ऐसा होता है जिसे आपने पढ़ा नहीं हुआ है। पढ़ा नहीं हुआ का अर्थ ये है, पढ़ा हो सकता है, कहीं पढ़ा हो, लेकिन आपकी पाठ्य पुस्तक में वह गद्यांश नहीं होगा। तो चूँकि अगर आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं है और अगर आप बहुत इधर उधर नहीं पढ़ते हैं तो आपके लिए अपठित हुआ, अर्थात पढ़ा नहीं हुआ। तो विद्यार्थियों की जो भाव ग्रहण की क्षमता है, अर्थ ग्रहण की क्षमता है, वो इसके माध्यम से आंकी जाती है। तो आइए हम देखते हैं कि अपठित गद्यांश हल करते समय किन किन बातों का हमें ध्यान रख सकते हैं या क्या विधि है। देखिए, ये जो चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं, ये आप कहीं भी गूगल करोगे या फिर कोई भी पाठ्य पुस्तक, कोई भी अगर आपके पास पुस्तक है जिसमें अपठित गद्यांश हल करने की बातें कही गई हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। लेकिन एक शिक्षक होने के नाते मैं आपको बताऊंगा कि क्या गलतियाँ करते हैं आप, या कहाँ पर आपकी कमजोरियाँ हो सकती है, या कहाँ पर आप सुधार कर सकते हैं। तो आइए एक एक पढ़ते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि वास्तव में स्थितियाँ क्या होती हैं। अपठित गद्यांश का बार बार मूक वाचन करके उसे समझने का प्रयास करें। होता क्या है कि हम लोग देखते हैं अपठित गद्यांश और उसके बाद प्रश्नों को हल करना शुरू कर देते हैं और ऊपर से ढूंढना शुरू कर देते हैं कि उत्तर कहाँ है। ठीक है, तो ये गलती ना करें। पहले आप एक दो बार पढ़ लें और ध्यान से पढ़ें, एकाग्रचित्त होकर के पढ़ें, ताकि उसमें क्या बातें कही गई हैं वो आपको समझ में आ जाएं। इसके बाद प्रश्नों को पढ़ें और गद्यांश में संभावित उत्तरों को रेखांकित करें। पहली बार में आप तुरंत उत्तर लिखना ना शुरू करें। आप गद्यांश पढ़ लें और गद्यांश पढ़ने के बाद आप नीचे प्रश्नों को पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर जब आपको समझ में आ रहे हैं कि हाँ वहाँ मतलब है, तो कोशिश करिए कि उन प्रश्नों का उत्तर कहाँ से कहाँ तक में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको पंक्ति की पूरी पंक्ति नहीं उतारनी, अभी उस पर बाद में हम जिक्र करेंगे। आप लेकिन रेखांकित कर लीजिए कि इस जगह पर इसका उत्तर है। उसके बाद जिन प्रश्नों का उत्तर आपको स्पष्ट नहीं हो रहा है, उनके उत्तर गद्यांश में पुनः उनके उत्तर पाने के लिए आप गद्यांश को पुनः पढ़ें। कई बार होता है कुछ प्रश्नों के जवाब आपको नहीं समझ में आते हैं, तो एक बार पुनः आप देखिए कि कहाँ पर उसका उत्तर हो सकता है, आपको अवश्य ही वो उत्तर मिलेगा। प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में दें। यही बात मैं कर रहा था कि होता क्या है कि जब पैराग्राफ आपने पढ़ लिया, टिक कर लिया, कई बच्चे होते हैं कि ये यहाँ से ये यहाँ तक आंसर है, उत्तर है, और उसको एज इट इज़ उतार देते हैं, बिल्कुल वैसा का वैसा उतार देते हैं। ये सही तरीका नहीं है। इससे एग्जामिनर को ये पता चलता है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आपकी अपनी कोई शैली नहीं है। इसलिए अपनी भाषा, अपनी शैली का उपयोग करें। हाँ, गद्यांश से बाहर मत जाएं, गद्यांश के बाहर की बातें मत लिखें, लेकिन जो भी बातें लिखे हैं उन्हें अपने शब्दों में लिखें। इसका परीक्षक पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है
और वो आपको अंक देने में कंजूसी नहीं करता। आइए आगे चलते हैं। उत्तर संक्षिप्त एवं भाषा सरल और प्रभावशाली होनी चाहिए। देखिए कई बच्चे क्या करते हैं, मैं देखता हूँ कि जो अपनी भाषा में भी लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, दोनों ही स्थितियों की मैं बात कर रहा हूँ, वो पैराग्राफ के जो जो गद्यांश के उत्तर हैं उनके उत्तर लिखते समय मैं देखता हूँ कि प्रश्न एक लाइन का है या कहा एक नंबर का है या 2 नंबर का। देखिए 1 या 2 नंबर से अधिक गद्यांश में प्रश्न नहीं आते हैं। अब 2 नंबर का उत्तर आपको लिखना है और गद्यांश दिया हुआ है ना। गद्यांश 1 या 2 पैराग्राफ में हो सकता है, लेकिन जब आप उत्तर लिखते हैं तो वह स्वयं एक पैराग्राफ बन जाता है। कम से कम 8-10 लाइनों में उत्तर लिखते हैं। बच्चों को इससे ये लगता है कि वो अपना उत्तर उसमें, मुझे तो कई बार थोड़ा सा हंसी भी आती है कि आपने प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं या फिर आपने खुद ही एक गद्यांश लिख दिया, हम उसमें आपका उत्तर खोजें। तो कई बार जब मैं अपने विद्यार्थियों से कहता हूँ तो बुरा भी मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा का पूरा पैराग्राफ लिख दे रहे हो, उससे एग्जामिनर क्या समझेगा, परीक्षक क्या समझेगा? बिल्कुल भी उसे कुछ समझ में नहीं आएगा और आपको हो सकता है 1 आध नंबर दे करके आगे बढ़ जाए, या फिर हो सकता है कार्ड भी दे, क्योंकि उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। जो प्रश्न पूछा गया है, जो आपको अर्थ ग्रहण की क्षमता या भाव ग्रहण की क्षमता जो आप में है, उसका मूल्यांकन इससे नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पैराग्राफ का पैराग्राफ लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपका उत्तर संक्षिप्त होना चाहिए। 2 अंकों का प्रश्न है तो बहुत अधिक 3 लाइनों में, 3-4 लाइनों में आप उसका उत्तर लिख दें। अधिक की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए गद्यांश के उत्तर आपके 1-2 लाइनों में हो तो बेहतर है, 2-3 लाइनें बस, इससे अधिक का नहीं लिखना चाहिए। भाषा सरल, सरल का मतलब ये है कि जो भी बात आप लिख रहे हैं वो बात परीक्षक के या पढ़ने वाले को समझ में आ जाए, ठीक है। और प्रभावशाली भी होनी चाहिए भाषा। प्रभावशाली का तात्पर्य यह है कि बातें बहुत ही क्रमबद्ध ढंग से और स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को एक बार में भी अच्छे से समझ में आ जाए। यदि कोई प्रश्न शीर्षक देने के संबंध में है तो ध्यान रखें कि शीर्षक मूल कथ्य से संबंधित होना चाहिए। देखिए प्रश्न तो होता ही है शीर्षक से संबंधित। ये 11वीं-12वीं स्तर के गद्यांश की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो शीर्षक तो होता ही है अमूमन। तो जब शीर्षक है तो शीर्षक जो है कथ्य से संबंधित होना चाहिए। जो पैराग्राफ में कहा गया है, जो गद्यांश में कहा गया है, उसी बात से संबंधित आपका शीर्षक होना चाहिए। कई बार शीर्षक कुछ कह रहा है और गद्यांश में बातें कुछ और कही गई हैं। ये स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। अगर ये स्थिति उत्पन्न होगी तो फिर आपका शीर्षक काट दिया जाएगा। कई बार बच्चे कहते हैं हम शीर्षक अपने मन से दे सकते हैं और नंबर क्यों काटे गए? अरे भाई, अपने मन से देख सकते हो, लेकिन मन से दे सकने का क्या मतलब है कि आप कुछ भी लिख दोगे? बिल्कुल नहीं। आपके गद्यांश से संबंधित ही शीर्षक होना चाहिए। शीर्षक पढ़ करके परीक्षक को समझ में आना चाहिए, या जो भी व्यक्ति शीर्षक पढ़ा उसको समझ में आना चाहिए कि इस गद्यांश में क्या लिखा होगा। शीर्षक पढ़ करके ही उसका उत्तर मिल जाना चाहिए। तो इस बात का हम ख्याल रखेंगे। और शीर्षक जब आप दे रहे हैं तो एक चीज़ और ध्यान रखें कि शीर्षक संक्षिप्त भी होना चाहिए। संक्षिप्त का मतलब है कि देखिए मेरा तो प्रयास ये है, या मेरा कहना है कि अधिकांशतः आप देखें तो 3 शब्दों से अधिक का शीर्षक ना सोचें। हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, कई बार तो 4-5 शब्दों के भी शीर्षक हो सकते हैं, लेकिन अधिकांशतः कोशिश कीजिए कि आपका शीर्षक 3 शब्दों में आ जाए। तो शीर्षक संक्षिप्त भी होना चाहिए। गद्यांश से अलग की बातें शीर्षक से नहीं झलकनी चाहिए, और ये भी नहीं होना चाहिए कि गद्यांश की बहुत सारी बातें निकल जाएं। आपका शीर्षक छोटा है, आपका शीर्षक गद्यांश से संबंधित भी हो सकता है, लेकिन गद्यांश का अधिकांश भाग उससे अछूता रह सकता है। मान लीजिए, उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूँ कि कोई गद्यांश भारतवर्ष
और उसकी समस्याओं के बारे में है। ठीक है, कि भारतवर्ष में गरीबी है, बेरोजगारी है, या जनसंख्या अधिक है, पर्यावरण प्रदूषित है, आदि आदि, इन सब चीज़ों के बारे में है। लेकिन आपने क्या लिख दिया? भारतवर्ष। तो देखिए, ये उतना प्रभावशाली शीर्षक नहीं बन पाएगा। अगर आप ये लिखें भारतवर्ष की समस्याएं, तब फिर आपका शीर्षक प्रभावशाली बनेगा और तब आपको पूरे अंक मिलेंगे। तो इन बातों का भी आप ध्यान रखिए। शीर्षक लिखते समय संक्षिप्तता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, मैं बता चुका हूँ। अंत में अपने उत्तरों को पुनः पढ़कर उनकी त्रुटियों का अवश्य दूर करें। जब आप उत्तर लिख चुके हैं तो पुनः उन उत्तरों को एक बार पढ़ लें। देखिए, समय कम होता है, ये बात मुझे पता है, लेकिन उस समय में आपको ये सारे काम करने हैं। सारे काम का मतलब कम से कम आपको बिना डरे, बिना भ्रम में पड़े, आपको गद्यांश तो 1 या 2 बार चुपचाप एकाग्रचित्त होकर के पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर आपको समझ में आ जाता है एक बार में तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है दोबारा पढ़िए। बिल्कुल भी भयभीत मत होइए। उसके बाद जब प्रश्नों के उत्तर आप टिक कर लेते हैं तो उनको आप लिख लें और एक बार पुनः पढ़ करके देख लें आपने उत्तर सही लिखे हैं या नहीं। शीर्षक के संबंध में जो बातें की वो भी आप ध्यान रखें। अब कुछ बातें मैं और करता हूँ कि और क्या क्या गलतियाँ होती। देखिए, एक तो मैंने वो बात की थी जब आप उत्तर बड़ा सा लिख देते हैं और उत्तर एकदम से अगर 2 नंबर का है तो आधी लाइन में भी आप लिख करके ख़त्म ना कीजिए। अगर 2 अंक का है तो 2 लाइन तो लिख ही दीजिए, है ना। तो अपनी भाषा में लिखिए, शैली आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए। ये सारी बातें हो गई हैं। अब आगे हम एक उदाहरण देखेंगे और उसके माध्यम से उसको हल करने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हम एक बार गद्यांश पढ़ देते हैं। प्रजातंत्र के 3 मुख्य अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। प्रजातंत्र की सार्थकता एवं दृढ़ता को ध्यान में रखते हुए और जनता के प्रहरी होने की भूमिका को देखते हुए मीडिया यानी दृश्य, श्रव्य और मुद्रित माध्यम को प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में देखा जाता है। समाचार माध्यम या मीडिया को पिछले वर्षों में पत्रकारों और समाचार पत्रों में एक विश्वसनीयता प्रदान की है और इसी कारण विश्व में मीडिया एक अलग शक्ति के रूप में उभरा है। कार्यपालिका और विधायिका की समस्याओं, कार्यप्रणाली और विसंगतियों की चर्चा प्रायः होती रहती है और सर्वसाधारण में वे विशेष चर्चा के विषय रहते ही हैं। इसमें समाचार पत्र, रेडियो, टीवी समाचार अपनी टिप्पणी के कारण चर्चा को आगे बढ़ाने में योगदान करते हैं, पर न्यायपालिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने के बावजूद उसके बारे में चर्चा कम ही होती है। ऐसा केवल अपने देश में ही नहीं, अन्य देशों में भी कमोबेश यही स्थिति है। स्वराज प्राप्ति के बाद और एक लिखित संविधान के देश में लागू होने के उपरांत लोकतंत्र के तीनों अंगों के कर्तव्यों, अधिकारों, दायित्वों के बारे में जनता में जागरूकता बढ़ी है। संविधान निर्माताओं का उद्देश्य रहा है कि तीनों अंग परस्पर तालमेल से कार्य करेंगे। तीनों के पारस्परिक संबंध भी संविधान द्वारा निर्धारित हैं। फिर भी समय के साथ साथ कुछ समस्याएं उठ खड़ी होती हैं। आज लोकतंत्र यह महसूस करता है कि न्यायपालिका में भी अधिक पारदर्शिता हो, जिससे उसकी प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़े। जिस देश में पंचों को परमेश्वर मानने की परंपरा हो, वहाँ न्यायमूर्तियों पर आक्षेप दुर्भाग्यपूर्ण है। ये आपका गद्यांश हो गया। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। आइए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, लोकतंत्र के तीनों अंगों का नाम उल्लेख कीजिए। चौथा अंग किसे माना जाता है? 2 प्रश्न है, 2 अंक का होगा ये। तो अब मुझे लगता है आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि अब देखिए ये जो है कार्यपालिका के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, और चौथा अंग क्या है?
मीडिया जो है को प्रजातंत्र के चौथे अंग के रूप में देखा जाता है। ये आपके उत्तर हैं। अब इनके उत्तर जब आप लिखेंगे तो देखिए प्रश्न को पढ़िए और प्रश्न के हिसाब से उत्तर लिखिए, है ना। देखिए प्रश्न क्या था, लोकतंत्र के तीनों अंगों का नाम उल्लेख कीजिए, चौथा अंग किसे माना जाता है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे लोकतंत्र के तीन प्रमुख अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका हैं। चौथा अंग मीडिया को माना जाता है। ये इस प्रकार का उत्तर होना चाहिए। देखिए पैराग्राफ की भाषा नहीं है, ये आपकी अपनी भाषा है, तो आपका उत्तर इस ढंग का होना चाहिए। बात समझ में आ गई होगी आपको। दूसरा प्रश्न देखते हैं, लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका स्पष्ट कीजिए। अब देखिए इसका भी उत्तर हम एक बार देख लेते हैं। कहाँ गया, देखिए इसको हम पढ़ेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। तो समाचार माध्यम या मीडिया को पिछले वर्षों में पत्रकारों और समाचार पत्रों में एक विश्वसनीयता प्रदान की है। तो एक चीज़ हो गई कि विश्वसनीयता प्रदान की है, और दूसरा क्या है, आगे वो अगले पैराग्राफ में होगा। सर्वसाधारण में विशेष चर्चा के विषय होते हैं। इसमें समाचार पत्र, रेडियो, टीवी समाचार अपनी टिप्पणियों के कारण चर्चा को आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि दो कौन कौन सी बातें हैं। तो एक तो बात हो गई कि वो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और दूसरा इन सभी चीज़ों पर, विसंगतियों आदि की बातें सर्वसाधारण के सामने रखते हैं। तो लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका स्पष्ट कैसे करेंगे आप। लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका आदि में उठने वाली समस्याओं, विसंगतियों या चर्चाओं को सर्वसाधारण के पास लाती है, और उस चर्चा में अपना योगदान ही नहीं देती, उन्हें आगे भी बढ़ाती है। आपकी अपनी भाषा में आपने उत्तर प्रभावशाली ढंग से दे दिया। चलिए अगला देखते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण अंग होने के बावजूद न्यायपालिका के बारे में मीडिया में कम चर्चा क्यों होती है। तो देखिए न्यायपालिका की चर्चा इसलिए कम होती है क्योंकि न्यायपालिका को हम लोगों ने एक तो स्वतंत्र बनाया है, उस पर आक्षेप इत्यादि करने की बात न करने की बातें संविधान में भी हैं, और कार्यपालिका, विधायिका पर हम उंगली उठा देते हैं लेकिन न्यायपालिका पर हम उंगली उठा नहीं पाते। शायद यही कारण है कि न्यायपालिका की चर्चा मीडिया में भी कम होती है। अगला अगला प्रश्न है, जनता में अधिकारों और दायित्वों के प्रति जागरूकता बढ़ाने में किसका योगदान है और कैसे। तो सीधी बात है कि जनता में अधिकारों और दायित्वों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम मीडिया का है, और कैसे, वह विभिन्न प्रकार की चर्चाओं को आगे बढ़ाती है और चर्चाओं में अपना योगदान देती है, सर्वसाधारण तक हर बात पहुंचाती है जिससे उसकी समझ बढ़े, और जो सर्वसाधारण है या जनता है वो अपने दायित्वों को समझ सके और साथ ही साथ अपने अधिकारों को भी जान सके। पारदर्शिता से क्या तात्पर्य है। लोकतंत्र न्यायपालिका में अधिक पारदर्शिता क्यों चाहता है। पारदर्शिता का अर्थ है, देखिए पारदर्शी मतलब जिसके आर पार देखा जा सके, अर्थात किसी प्रकार की छद्म चीज़ें नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का पर्दा नहीं होना चाहिए, यानी पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है, यानी भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। पारदर्शिता का मतलब है हर एक बात सभी को पता चले, सभी को दिखाई दे। अर्थात अगर कोई भी सुनवाई बंद कमरे में होती है, आप लोगों ने ऐसा सुना होगा कि इस केस की सुनवाई बंद कमरे में होगी, तो सुरक्षा कारणों से या अन्य कारणों से ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आप हर सुनवाई को बंद कमरे में करना शुरू कर दें तो इसका क्या मतलब है कि पारदर्शिता नहीं, हम नहीं जान पा रहे हैं कि अंदर चल क्या रहा है।
इसी प्रकार विधायिका में भी जब आप संसद में देख लीजिए, विधानसभा में देख लीजिए, जब चर्चा होती है किसी विधेयक पर तो वो सजीव प्रसारित की जाती, लाइव उसका प्रसारण होता है ना। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि जनता जान सके, सभी लोग देख सके, तो पारदर्शिता होनी चाहिए, दिखाई देना चाहिए कि चल क्या रहा है ना। और फिर भी आप देख सकते हैं अपने देश में या दूसरे देशों में भी कि भ्रष्टाचार कितने उच्चतम शिखर पर है और लोग जो हैं वो चीज़ों को छुपा लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। आप देखते हैं सीसीटीवी कैमरा आपके विद्यालयों में लगा हुआ है, बहुत सारी जगहों पर लगा हुआ है, लेकिन न्यायपालिकाओं में, कोर्ट में क्यों नहीं लगा हुआ है? अगर लगा हुआ तो उस पर भी एक बार अभी केस आया था और उस पर भी चर्चा होते हुए कहा गया कि उसमें आवाज़ रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, है ना। तो ये ऐसा क्यों? तो कई बार ऐसा लगता है कि न्यायपालिका भी भ्रष्टाचार के गिरफ्त में है या भ्रष्ट है। और जब ऐसी बातें कही जाती हैं तो निश्चित तौर पर ये न्यायपालिका का अपमान माना जाता है और हम लोग नहीं कह सकते हैं, या मीडिया में भी चर्चा कम ही होती है। लेकिन क्या हम न्यायपालिका को ऐसा दर्जा दे सकते हैं कि हम वो कुछ भी गलत सही करें और हम मान लें? ऐसा नहीं हो सकता है। उसको भी पारदर्शिता का परिचय देना चाहिए, उसमें भी पारदर्शिता होनी चाहिए। और इसलिए ज़रूरी है कि लोकतंत्र इसीलिए मांग करता है कि न्यायपालिका में भी पारदर्शिता होनी चाहिए। तो मैंने तो काफ़ी लंबा भाषण दे दिया, लेकिन हम उत्तर में क्या लिखेंगे? तो उत्तर में हम बता रहे हैं कि पारदर्शिता का अर्थ है जिसके आर पार देखा जा सके, अर्थात व्यवस्था में साफ सुथरी व्यवस्था हो। ठीक है, ये आप पारदर्शिता का मतलब लिख दें। उसके बाद लोकतंत्र न्यायपालिका में अधिक पारदर्शिता क्यों चाहता है? लोकतंत्र न्यायपालिका में अधिक पारदर्शिता इसलिए चाहता है क्योंकि सर्वसाधारण का ये अधिकार है और कि जो भी चीज़ें, जो भी व्यवस्थाएं हैं उनमें पारदर्शिता हो, भ्रष्टाचार से वो मुक्त हो, जिससे वो सर्वसाधारण के लिए उपयोगी सिद्ध हों और उसके काम आ सके, है ना। तो ये 2-3 बातें आप लिख सकते हैं। अगला चलते हैं। आशय स्पष्ट कीजिए। जिस देश में पंचों को परमेश्वर मानने की परंपरा हो वहाँ न्यायमूर्तियों पर आक्षेप दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका क्या आशय है? इसका आशय यह है कि हमारे देश में जजों को या न्यायपालिका को परमेश्वर यानी ईश्वर का दर्जा दिया जाता है, भगवान का दर्जा दिया जाता है, और वहाँ पर अगर न्यायमूर्तियों पर अर्थात जजों पर आक्षेप किया जाता है तो ये निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन क्यों दुर्भाग्यपूर्ण है? इसका आशय ये है कि वो ऐसा मौका देते हैं, है ना, कि उन पर आक्षेप किया जाए। पारदर्शिता नहीं है न्यायपालिका में, और जब पारदर्शिता न्यायपालिका में नहीं रहेगी तो न्यायमूर्तियों पर आक्षेप होना तय है, और जब आक्षेप होना तय है तो निश्चित तौर पर हमारे देश में तो जजों को, न्यायमूर्तियों को भगवान माना जाता है। फिर भगवान का दर्जा देने के बाद अगर उन पर आक्षेप होता है तो निश्चित तौर पर कष्ट की बात है, दुर्भाग्य की बात है। क्या लिखोगे आप? देखिए, आशय स्पष्ट करना है, 2-3 लाइनों में आप 3-4 लाइनें लिख सकते हो। तो आप लिख दीजिए, हमारे देश में जजों को ईश्वर का दर्जा दिया जाता है और न्यायपालिका में पारदर्शिता न होने के कारण कई बार न्यायमूर्तियों पर आक्षेप लगता है, जो निश्चित ही दुर्भाग्य का विषय है। ये आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए, सरल भाषा में है, स्पष्ट है और प्रभावशाली है। आपको पूरे अंक मिलेंगे। अब अगला प्रश्न, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। विशेषण बनाइए। विश्व, विश्व का विशेषण क्या होगा? सोचकर बताइए। अब लोग आ रहा है? नहीं, वैश्विक है ना, विश्व का हो जाएगा वैश्विक। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठित, है ना। तो अगला देखिए, वाक्य में प्रयोग कीजिए। मर्यादा, तो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका सभी को अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए, या फिर हमें मर्यादित आचरण का पालन करना चाहिए, है ना। अगला है विसंगति, तो
हमारी विधायिकाएं, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है विसंगतियों से भरी हुई हैं, या फिर किसान अधिक उत्पादन करते हैं बावजूद इसके नुकसान में रहते हैं। यह हमारे देश की विसंगति ही है। अगला, उपर्युक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक दीजिए। बताइए क्या शीर्षक हो सकता है। अब अगर हम शीर्षक देना चाहते हैं तो हम जरा फिर से एक बार पूरे गद्यांश को पढ़ लें। इस गद्यांश में बात क्या की गई है? प्रजातंत्र के 3 अंगों की बात की गई है। चौथे अंग मीडिया की बात की गई है ना, और साथ ही साथ विसंगतियों की बात की गई है। मीडिया में उनकी चर्चा की बात की गई है, और न्यायपालिका की बात की गई है ना। पंच परमेश्वर माना जाता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, मेरे हिसाब से जो उपयुक्त शीर्षक होगा वो होगा प्रजातंत्र के अंग और न्यायपालिका, क्योंकि न्यायपालिका पर अधिक बातें की गई हैं। या फिर आप अगर ये भी लिख देते हैं कि प्रजातंत्र के अंग, तब भी आपका सही माना जाएगा। यद्यपि पूरी बातें फिर भी नहीं आ पाएंगी, तो आप लिख सकते हैं कि प्रजातंत्र और न्यायपालिका। ठीक है, तो ये आपका शीर्षक हो जाएगा। या फिर प्रजातंत्र में मीडिया की भूमिका, ये भी आपका उत्तर सही माना जाएगा, शीर्षक सही माना जाएगा। देखिए, उत्तर कहीं कुछ भी लिखा हो सकता है, लेकिन हम जो उत्तर बता रहे हैं, आप परीक्षा में जब बैठे रहोगे तो आपके सामने इसी तरह की स्थितियाँ उत्पन्न होंगी। ऐसा नहीं कि जो पैराग्राफ जो वो गद्यांश आप पढ़ करके गए हो वो आ जाएगा और आप गाइड का उत्तर देख करके लिख दोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके सामने नए गद्यांश होगा और पढ़ करके आपको समझ नहीं आएगा कि क्या शीर्षक हो सकता है। अब देखिए, इसको पढ़ करके क्या समझ में आ रहा है, लेकिन जो समझ में आ रहा है मैं वही बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप शीर्षक लिख सकते हैं। तो ये तो उत्तर हो गए। अब यहाँ पर कुछ बातें मैं और करूँगा, इसलिए कि इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि जिनकी चर्चा यहाँ पर नहीं की गई है। अब उन प्रश्नों की मैं चर्चा करता हूँ। अन्य प्रश्नों की बात करते हैं। देखिए, इस उदाहरण में जो हमने उदाहरण लिया था, इसमें बहुत सारे प्रश्न नहीं थे, क्योंकि सारे प्रश्न तो पूछे नहीं जा सकते। कौन कौन से प्रश्न और पूछे जाते हैं गद्यांश में, वो उनकी मैं चर्चा कर लेता हूँ। देखिए, समास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई शब्द दे दिया जाता है, पैराग्राफ में रेखांकित कर दिया जाता है, या वैसे दे दिया जाता है ना। जैसे कि इसमें देखिए, ये विश्व और प्रतिष्ठा का विशेषण बनाना था, है ना, या फिर मर्यादा और विसंगति का वाक्य में प्रयोग करना था। इसी तरह सब दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसमें कौन सा समास है, आपको बताना होगा। ठीक है, तो एक प्रश्न ये हो गया। तो आप समास के बारे में जानिए, समास तो उसका उत्तर दे सकते हैं। वाक्य भेद से संबंधित अथवा वाक्य रूपांतरण से संबंधित कोई वाक्य दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि यह किस प्रकार का वाक्य है, सरल है, मिश्रित है, या फिर संयुक्त वाक्य है, या अर्थ के आधार पर जो है नकारात्मक है, सकारात्मक है, या फिर आज्ञार्थक है ना। तो इस तरह के भी प्रश्न आ सकते हैं। वाक्य में रूपांतरण, सरल वाक्य दे दिया गया और कहा गया इसको संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कीजिए, या मिश्रित वाक्य में परिवर्तित कीजिए, या मिश्रित वाक्य है तो सरल या संयुक्त वाक्य में परिवर्तित कीजिए, है ना। तो इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से संबंधित प्रश्न आते हैं। कोई शब्द दे दिया गया, कहा गया इससे भाववाचक संज्ञा बनाइए, या कोई प्रश्न दे दिया गया, पूछ लिया गया कि ये किस प्रकार की संज्ञा है। सर्वनाम का भी भेद पूछा जा सकता है ना, और विशेषण का भेद पूछा जा सकता है कि ये किस प्रकार का विशेषण है, परिमाणवाचक है, सार्वनामिक विशेषण है, या फिर संख्यावाची विशेषण है। तो ये पूछा जा सकता है।
शब्दार्थ संबंधित कोई शब्द दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा इसका अर्थ क्या है, वो अर्थ बताना होगा। पर्यायवाची या समानार्थी संबंधित कोई शब्द दे दिया जाएगा, आपका उसका पर्यायवाची पूछा जाएगा। विलोम शब्द कोई शब्द दे दिया जाएगा, उसका विपरार्थक या विलोम शब्द पूछा जाएगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द कोई वाक्यांश दिया जाएगा, पूछा जाएगा इसके लिए कोई एक शब्द दीजिए। फिर मुहावरे और लोकोक्तियाँ, मुहावरे अगर आ गए हैं तो उसका अर्थ पूछा जाएगा और वाक्य में प्रयोग भी पूछा जा सकता है। पद परिचय, किसी शब्द का पद परिचय भी पूछा जा सकता है। वाच्य भेद और वाच्य में परिवर्तन, ये भी पूछा सकता है। कृत्यवाच्य में बदलिए, भाववाच्य में बदलिए। देखिए पूरा का पूरा व्याकरण आपका गद्यांश में आता है, इसलिए मेरी सलाह है कि आप लोग अगर पूरे में पूरे अंक पाना चाहते हैं तो आप 9वीं 10वीं या 8वीं तक जो व्याकरण पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन कर डालिए, उसे एक बार पढ़ डालिए और समझ लीजिए। ठीक है, इसमें एक प्रश्न देखिए फिर भी छूट गया, संधि से संबंधित। ठीक है, इसमें लिखना छूट गया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर संधि। ठीक है, ऊपर लिखा था मैंने, वो छूट गया है। तो संधि से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछा जाता है कि इस शब्द में कौन सी संधि है या फिर इसका संधि विच्छेद कीजिए। तो इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न इस ढंग के जो है पूछे जाते हैं। आपको पूरा व्याकरण पता होना चाहिए। जब आपको पूरा व्याकरण पता होगा तब आप अच्छे से इसका उत्तर लिख पाएंगे। तो मेरी सलाह है कि आप लोग व्याकरण एक बार पढ़ डालिए। ठीक है, और देखिए एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने इन प्रश्नों के उत्तर दे दिए तो यकीन मानिए आपके पूरे में पूरे अंक इस पोर्शन में आ सकते हैं। ठीक है, इस खंड में आपके पूरे से पूरे अंक आ सकते हैं अगर आपने व्याकरण पढ़ रखी है तो। और इसमें नंबर नहीं कटता, सबसे बड़ी बात है, आपको पूरे में पूरे अंक मिलते हैं। तो इस बात का ध्यान आप अवश्य ही रखें। तो चलिए, ये तो बात हो गई इन प्रश्नों की। ठीक है, एक आध उदाहरण मैं इस पैराग्राफ में देखो अगर मिलता है तो मैं देख लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या प्रश्न निकाले। मैं सिर्फ ये चर्चा कर रहा था कि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो अगली बार फिर मैं कभी कोई एक पैराग्राफ लेकर के आऊँगा, उसमें इन प्रश्नों को मैं चर्चा करूँगा। तो लेकिन मुख्य बात है कि आप व्याकरण में ध्यान में रखें और प्रश्नों के जो भी शुरुआत में गद्यांश को हल करने की विधियाँ बताई गई थी उनको ध्यान में रखें और गद्यांश हल करें। तो मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक गद्यांश उठाइए घर में और उसको हल कीजिए। उसके बाद आप बताइए कि आपको कैसा लगा, क्या इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों ने ध्यान से सुना, इसके लिए ढेर सारा धन्यवाद।